हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज चौधरी आपका विप्रेरणा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं एग्रोनॉमी से कुछ क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए किफ़ायती हो सकते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा वाष्पोत्सर्जन मेजर किया जाता है? वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मेजर किया जाता है? पहला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मेजर किया जाता है? अपने पास ऑप्शन है पोटोमीटर, पोरोमीटर, पिजोमीटर और पिकनोमीटर। तो इनसे क्या क्या मेजर किया जाता है? पहले बात करते हैं पिकनोमीटर की। पिकनोमीटर से सोइल डेंसिटी मेजर किया जाता है, यानी कि मृदा का अपेक्षित घनत्व, मृदा का अपेक्षित घनत्व। ठीक है। पिजोमीटर से जल सतह की गहराई, जल सतह की गहराई मापी जाती है। पोटोमीटर से स्टोमेटा बिहेवियर, रंध्र व्यवहार, रंध्र व्यवहार। फिर बात करते हैं पोटोमीटर, इससे वाष्पोत्सर्जन, मापा जाता है, इवेपोरेशन। तो अपने से पूछा है वाष्पोत्सर्जन, तो इसके लिए हो जाएगा पोटोमीटर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथाइरस में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? तो कौन सा विषैला तत्व लेथाइरस के अंदर पाया जाता है? ऑप्शन ए BOAA, रिसिन, गाइट्रोजन, पॉलीफिनोलिक। तो पॉलीफिनोलिक की अपन बात करते हैं तो पॉलीफिनोलिक पाया जाता है तुम्हारे सनफ्लावर व साफ्लावर में, सूरजमुखी व सूरजमुखी व किसके अंदर? कुसुम में। ठीक है। बात करते हैं गाइट्रोजन की, तो ये पाया जाता है सोयाबीन में, सोयाबीन के अंदर। बात करते हैं रिसिन, तो ये पाया जाता है केस्टर के अंदर, अरंडी में। अब बात करते हैं लेथारेस के अंदर, तो ये BOAA मतलब बीटा, इसकी फुल फॉर्म है बीटा एन ऑक्साइल एमिनो एलेनिन। ये पाया जाता है तुम्हारे किसके अंदर? लेथाइरस के अंदर विषैला तत्व पाया जाता है। तो 1 नंबर से हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान मात्रा में वर्षा वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं, समान मात्रा में जो वर्षा होती है उसको जोड़ने वाली बिंदु में जोड़ने वाली रेखाएं कौन सी होती है? ये काल्पनिक रेखाएं होती है, जैसे वर्षा के लिए, तापमान के लिए भी और वायु गति के लिए भी होती है। ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं क्या वर्षा वाले, समान वर्षा वाले हैं, तो इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं ए आइसोहाइट और आइसोटेक और आइसोबार और आइसोथर्म। तो इसके अंदर क्या क्या है? आइसोथर्म समान तापमान, समान तापमान के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं, के बिंदुओं को जोड़ने वाली, बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं, जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं, रेखाएं। ठीक है। वैसे बात करते हैं आइसोबार, तो समान वायुदाब, समान वायुदाब के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं। ठीक है। ऐसे आइसोटेक समान वायुगति को जोड़ने वाली रेखाएं। ठीक है। बात करते हैं आइसोहाइट की, तो यह समान वर्षा बिंदुओं को जोड़ने वाली, समान वर्षा बिंदुओं को। तो इसके हिसाब से अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समान वर्षा बिंदुओं को जोड़ने वाली कौन सी होती है? आइसोहाइट।
आइसोटेक समान वर्षा समान वायु गति को, सॉरी, और आइसोबार समान वायु दाब को, और आइसोथर्म समान तापमान के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 एकड़ में खेत में एक वर्ष में रबी में 15 एकड़ और खरीफ के अंदर 15 एकड़ और जायद में 20 एकड़ फसल उगाई जाती है तो फसल सघनता क्या होगी? इसके अंदर अपने को पूछा है फसल सघनता यानी कि क्रॉप इंटेंसिटी। तो क्रॉप इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे? ग्रोस क्रॉप्ड एरिया अपॉन में नेट सोवन एरिया गुणा 100। ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर देखो, इसके अंदर एरिया कितना है? 20 एकड़ है, और एक वर्ष के अंदर रबी के अंदर 15 एकड़, और 15 एकड़ ही तुम्हारे खरीफ के अंदर आ रहा है। खरीफ में कितना है? 15 एकड़, और जायद में कितना है? 20 एकड़। तो ये हो गया कितना? 50 एकड़। तो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कितना हो जाएगा? 50 एकड़। तो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया की बात करें तो हो जाएगा कितना? 50, और नेट कितना है? 20 एकड़ है। ठीक है, 15 एकड़ किसके अंदर हो गया? रबी के अंदर। 15 एकड़ किस में हो गया? खरीफ के अंदर। और 20 एकड़ किस में हो गया? तुम्हारे जायद के अंदर, गुणा 100। तो इसको 20 पंजे 105 से कट जाएगा। ठीक है, 50 इंटू 5, 250%। ये हो जाएगी क्रॉप इंटेंसिटी। तो इसके अंदर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब बात करते हैं मक्का, गेहूं, चना और मूंग की फसल में फसल चक्र सघनता, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी। तो क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी नंबर ऑफ क्रॉप्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर गुणा 100। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं मक्का तुम्हारी, गेहूं और चना एक साथ दे रखा है, मक्का अलग दे रखी है। मक्का खरीफ के अंदर है, गेहूं और चना रबी के अंदर है। ठीक है, और मूंग तुम्हारे जायद के अंदर है। तो क्रॉप कितनी हो जाएंगी? 1 2, इनको एक साथ इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि ये एक ही सीजन के अंदर उगाई जा रही है, रबी के अंदर। ठीक है, और मूंग किसके अंदर है? जायद के अंदर। ठीक है, तो कितने होगी क्रॉप? नंबर ऑफ क्रॉप 3, और ईयर कितना हो गया? 1 गुणा 100। तो ये कितना हो जाएगा? 300। तो इसके अंदर फसल चक्र सघनता क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 300%। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। खनिज तत्वों को मृदा में वापस लाने के लिए सबसे प्रभावी फसल प्रणाली कौन सी है? तो ऐसी फसल प्रणाली कौन सी है जिसके अंदर पोषक तत्व या खनिजों को वापस से लाया जा सके, मृदा को उर्वरा बनाया जा सके? तो इसके लिए ऑप्शन अपने पास क्या क्या है? मोनोक्रॉपिंग, फसल चक्र, दोहरी फसल और रिले क्रॉपिंग। ठीक है, तो इसके अंदर सीधी सी बात है, फसल चक्र होती है। जैसे एक बार आप पढ़ने लगाई कौन सी? खाद्यान्न फसल, सीरियल्स फसल, और उसके बाद में लेग्यूम्स, अपन दलहनी फसल लगाते हैं, जिससे क्या होता है? दलहनी फसल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और कुछ हद तक नाइट्रोजन अवेलेबल करवाती है नेक्स्ट क्रॉप के लिए। तो इससे क्या है? जो न्यूट्रेंट है उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ती है और खनिज तत्वों की भी अवेलेबिलिटी बढ़ती है इससे। तो इसलिए सबसे अच्छा है कौन सी फसल प्रणाली है? फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। तो एक बार अपन खाद्यान्न फसल लगाते हैं और दूसरी बार कौन सी लगाते हैं? दलहन फसलें लगाते हैं। ठीक है,
बात करें राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र वाला फसल चक्र कौन सा है? राजस्थान के लिए सबसे अधिक फसल चक्र कौन सा है? सबसे अधिक बोया जाने वाला फसल चक्र कौन सा है? ठीक है, जैसे बाजरा अपन लगा रहे हैं किसके अंदर? खरीफ में। रबी में सरसों, अरहर, फिर जौ, फिर गवार, गवार के बाद में गेहूं और तिल के बाद में चना। तो ये सारे के सारे राजस्थान के अंदर अपनाए जाते हैं। पहले बात तो ये ऑल अबाउट और राजस्थान के हैं सभी। ठीक है, ये फसल चक्र राजस्थान में सभी अपनाए जाते हैं। लेकिन इनके अंदर सबसे ज्यादा कौन सा अपनाया जाता है? सबसे ज्यादा अपनाया जाता है इनके अंदर पहला तो बाजरा और सरसों 1 नंबर पे, फिर अरहर और जौ, फिर गवार और गेहूं और तिल और चना। तो 2 नंबर पे गवार और गेहूं, 3 नंबर पे तिल और चना वाला अपनाया जाता है, और 4 नंबर पे अपनाया जाता है अरहर और जौ वाला। तो ये क्रम है इनका, 1, 2, 3 और 4। ये फसल चक्र राजस्थान में अपनाया जाता है। और फिर बात करें अपने उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उसके अंदर चावल, और चावल के बाद में कौन सा अपनाया जाता है? चावल के बाद में कौन लगाया जाता है? गेहूं के अंदर कौन सी फसल लगाई जाती है? गेहूं। तो चावल और गेहूं फसल चक्र है जो सबसे ज्यादा किसके अंदर? यूपी के अंदर अपनाया जाता है। ठीक है, गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए कौन सी फसल उपयोग करते हैं? तो कौन सी फसल है जो गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन है चना, कपास। गेहूं के साथ मिश्रित खेती कौन सी फसल की करते हैं? चना, कपास, मक्का और सरसों। तो इनके अंदर देखो कपास और मक्का, ये तो खरीफ के अंदर हो गई, तो ये तो पहले एलिमिनेट हो गई, पहले ही बाहर हो गई। ठीक है, फिर आ गया चना और सरसों। तो इनके अंदर गेहूं के लिए फाइन सीड बेड तैयार की जाती है गेहूं की बुआई के लिए। तो इसके लिए कौन सी है? राउंड सीड बेड होती है इसके लिए, तो रफ सीड बेड। और सरसों के लिए फाइन सीड बेड होती है, और गेहूं के लिए भी कौन सी लेते हैं? वीट के लिए लेते हैं अपन फाइन सीड बेड। तो गेहूं के साथ क्या लगाएंगे? सरसों लगाएंगे इनमें से। ठीक है, बात करते हैं भारत की फसल सघनता कितनी प्रतिशत है? तो फसल सघनता भारत की है 142, 136, 150 और 100। अभी आईसीआर की साइट पे तो 136 दिखाता है, आईसीआर की साइट पे 136%। लेकिन करंट डेटा के हिसाब से राजस्थान की भारत की फसल सघनता कितनी है? 142%। और सबसे ज्यादा फसल सघनता कौन से स्टेट की है? तो वो होती है पंजाब की। पंजाब की लगभग 196% क्रॉप फसल सघनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एनीमोमीटर की ऊंचाई वेधशाला में कितनी रखी जाती है? तो पहली बात, एनीमोमीटर क्या काम में आता है? तो ये एनीमोमीटर जो इक्विपमेंट होता है, इससे विंड स्पीड मेजर की जाती है। विंड स्पीड, वायु गति मेजर की जाती है। ठीक है, तो इसके स्टैंडर्ड साइज के बारे में पूछा है। उससे पहले इसको जहां लगाया जाता है, जो भी एग्रोमेट्रोलॉजिकल इक्विपमेंट होते हैं, वो जहां सेटअप किए जाते हैं, वहां आसपास एक तो बड़ी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, एक पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऐसे स्थापित किए जाने चाहिए कि एक दूसरे का शेडो, मतलब छाया नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और बात करते हैं कि स्टैंडर्ड साइज की, तो एनीमोमीटर है उसकी 10 फीट हाइट होती है। ठीक है, और आगे कुछ इक्विपमेंट है उनकी स्टैंडर्ड साइज के बारे में बता रखा है। जैसे एनीमोमीटर की अपन बात करते हैं, एनीमोमीटर तो ये 3.08 मीटर और 10 फीट होता है इसकी हाइट, जो ग्राउंड लेवल से। ठीक है, और विंड वेन की बात करूं तो 3.08 वही और 10 फीट। ठीक है, फिर सनशाइन रिकॉर्डर की होती है, वो होती है 3.68 मीटर और 12 फीट ऊंचाई होती है। ठीक है, ऑटोमेटिक रेन गेज होता है, उसकी 0.75 सेंटीमीटर हाइट और 2.4 फीट होती है। वैसे ही ऑर्डिनरी रेन गेज होता है, उसकी होती है 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.9 फीट। और स्टीवन स्क्रीन होती है, उसकी हाइट होगी मीटर के अंदर 1.22 मीटर, 1.22 और 4 फीट होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।